तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में होने वाला है आरो भाग 2 का चैप्टर नंबर 14। पहलवान की ढोलक। ठीक है ना। पहलवान की ढोलक के प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली कई वीडियो में हमने इसके चैप्टर की समरी देखी थी, इसके जो राइटर हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया। तो आज की लास्ट वीडियो है जिसमें कि आज हम क्या कर देंगे, इसके क्वेश्चन आंसर कर देंगे और आज का आपके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए द्वंद्वात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। लुट्टन पहलवान ढोल की आवाज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। उस ढोल की आवाज मानो कुश्ती के दांव पे सिखाती है। ढोल के द्वंद्वात्मक शब्द उसे इस तरह आदेशात्मक लगते थे। यानी क्या होता था, लुट्टन पहलवान ढोलक की आवाज से अपने मन के अनुसार क्या बनाता था, जो उसकी फाइट थी उसके लिए वो अपने को तैयार करता था बेसिकली। ठीक है ना। इस तरीके से करता था। अगर मान लीजिए ढोलक में से आवाज आ रही है, ताल बन रही है चट धा गिड़ धा, क्या बन रही है, चट धा गिड़ धा, तो क्या वो क्या मानता था उसे, आजा भिड़ जा। ठीक है। दूसरी क्या आ रही है, चटक चटक धा, चटाक चट धा, अगर ये आ रही है तो क्या बोल रहा है वो, उठाकर पटक दे। चट धा गिड़ धा, आजा भिड़ जा, चटक धा, सॉरी चटाक चट धा यानी उठाकर पटक दे। चट गिड़ धा, मत डरना। फिर ढक धिना, वहा पट्टे। ठीक है। फिर ढक देना, तिरकिट तिना यानी दाव काटो, बाहर हो जा। ठीक है। देना दिख देना, चित करो। फिर धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर। तो ये जो 7 आपको यहाँ पर दी गई हैं वो क्या है, अपने मन के अनुसार बनाता था, ढोल की आवाज पे खुद बनाता था इस तरीके से और अपने दाव पेच खेलता था। ठीक है। वस्तुतः ये द्वंद्वात्मक शब्द हमारे मन में उत्तेजना पैदा करते हैं तथा संघर्ष करने की चेतना बढ़ाते हैं। ठीक है। ये लाइन हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिख दी है। प्रश्न नंबर 2, कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? कहानी में लुट्टन के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आए। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई, तब उसका पालन पोषण विधवा सास ने किया। शादी बचपन में हो गई थी। ठीक है। पहला, जामनगर के दंगल में पंजाब के नामी पहलवान चांद सिंह को पछाड़कर राज दरबार का आशय पाया। थर्ड, लुट्टन के दोनों बेटे भी पहलवानी के क्षेत्र में उतरे। फोर्थ, राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार ने लुट्टन को राज दरबार से हटा दिया, तब वह अपने गांव लौट आया। गांव में महामारी फैलने पर दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। फिर कुछ दिन पश्चात लुट्टन की भी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लुट्टन, अब देखिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि बेसिकली क्या था, वो अपनी ढोल से ही अपने जो कुश्ती के दांव पेच है वो खेला करता था। लुट्टन ने किसी उस्ताद या गुरु से कुश्ती के दांव पेच नहीं सीखे थे। उसे कुश्ती करते समय ढोल की ध्वनि से उत्तेजना और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती थी। ठीक है जी। चांद सिंह पहलवान के साथ कुश्ती लड़ते समय वह ढोल की ध्वनि से दांव पेच का अर्थ लेता रहा और उसी के अनुसार कुश्ती लड़कर विजय हुआ। अतः वह ढोल को ही अपना क्या मानता है, गुरु मानने लगा। किसी गुरु के पास नहीं किया, वो ढोल को ही अपना गुरु मानने लगा। तो ये था इसका अर्थ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? लुट्टन पहलवान ढोल अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। ढोल की ध्वनि से उसमें साहस और उत्तेजना का संचार होता था। सन्नाटे में ढोल जीवंतता का संचार करता है। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद भी वह जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोल बजाता रहा। प्रश्न नंबर 5, ढोल की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था?
महामारी फैलने तथा कई लोगों की मौत होने से गांव का वातावरण निराशा वेदना से भरा था। रात के समय गांव में सन्नाटा और भय बना रहता था। ढोल की आवाज रात में उस सन्नाटे और भय को कम करती थी। महामारी से पीड़ित लोगों को ढोलक की आवाज से संघर्ष करने की शक्ति एवं उत्तेजना मिलती थी। इस प्रकार ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर अतीव प्रेरणादायी असर होता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? जब महामारी फैली तो उसके बाद किस तरीके से सूर्योदय और किस तरीके से सूर्यास्त के दृश्य हुआ करते थे वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो सूर्योदय होने पर लोगों के चेहरे पर हाहाकार, हृदय विद्वद क्रदन के बावजूद कुछ चमक रहती थी। दिन में लोग कांपते, खूकते, करकराते और अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और अपने पड़ोसी एवं आत्मजनियों के पास जाकर उन्हें ढांसा देते थे। सूर्यास्त होने पर लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू चू भी नहीं करते थे, मानो उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। माताएं पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा भी नहीं कह पाती थी। रात्रि में पूरे गांव में सन्नाटा एवं भय का वातावरण रहता था। नेक्स्ट, कुश्ती या दंगल। ठीक है, एक सेकंड नीचे। यस, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं के प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? पहले क्या होता था, कुश्ती और दंगल लोगों और राजाओं को बहुत प्रिय हुआ था। ठीक है, सम्मान भी दिया जाता था, विशेष सम्मान दिया जाता था। तो क में ऐसा पूछ रहा है कि अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है, यानी कुश्ती की जगह अब किन खेलों को प्रायोरिटी दी जाती है। और ग पूछ रहा है कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे क। अब पहले की तरह ना कोई राजा रहे ना रियासतें रहीं। अब मनोरंजन के अनेक साधन हो गए हैं, नए नए खेल होने लगे हैं। दंगलों के प्रति लोगों की रुचि जो है कम हो गई है। इन्हीं कारणों से अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। दूसरा यानी ख, दंगलों की जगह अब वेट लिफ्टिंग, चक्का थ्रो, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल आदि खेल आ गए हैं। ग, ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पंचायतों को कार्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कुश्ती के लिए नए साधन सुविधाओं का विकास होना चाहिए तथा पहलवानों को सम्मान, पुरस्कार, नौकरी आदि देनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता हो, उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। लेखक अमावस्या की अंधेरी रात में चमकते और टूटते तारों का चित्रण कर कहता है कि गांव में महामारी से पीड़ित लोगों की दुर्दशा को देखकर मानो संवेदना और दया से भरकर एक तारा सांत्वना देने के लिए पृथ्वी की ओर चल पड़ता, परंतु इतनी दूरी आते आते की चमक और शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। तब उसकी भावुकता और असफलता को लक्ष्य कर आकाश के अन्य तारे उसका उपहास करने लगते। आश्चर्य यह है कि रात में आकाश में तारे चमकते रहे थे, परंतु कोई तारा टूटकर नीचे गिर जाता था। कोई भी तारा टूट के गिर जाता था। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति के मानवीकरण के कुछ उदाहरण। अंधेरी रात, चुपचाप आंसू बहा रही थी, अर्थात रात में ओस कण गिर रहे थे। वे ऐसे लगते थे कि कोई शोकग्रस्त नारी आंसू बहा रही थी। इसमें अंधेरी रात का शोकग्रस्त नारी रूप मानवीकरण हुआ है। दूसरा, निस्तब्धता, करुणा सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। इसमें निस्तब्धता को शोकग्रस्त नारी के समान आचरण करने वाली बताकर उसका मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट, थर्ड, तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़े। इसमें तारों का मानवीकरण किया गया है।
टूटकर गिरने से बुझते हुए तारे पर भावुक तथा शक्तिहीन व्यक्ति का आरोप तथा अन्य चमकते हुए तारों पर उसका उपहास करने वाले लोगों का व्यापार आरोपित है। नेक्स्ट, ये थे हमारे पाठ्य पुस्तक के। अब हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किस प्रकार किया गया है? प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में गांव में फैले मलेरिया और हैजा की भयानकता व्यंजित करने के लिए प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किया गया है। घनी अंधेरी रात ओस कणों के रूप में आंसू बहाती है। सियारों का क्रदन और उल्लुओं की डरावनी आवाजें, कुत्तों का रोना भौंकना तथा मौत के कारण करुण स्वर उभरना इत्यादि से रात और भी भयानक लगती। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत कहानी के आधार पर गांव में व्याप्त महामारी की भयानक दशा का वर्णन कीजिए। गांव में फैली मलेरिया और हैजा महामारी से, ठीक है, कौन कौन सी बीमारी फैली थी? मलेरिया और हैजा। ये जो आपको प्रश्न है बार बार पूछा जाएगा तो इसे मत भूलिएगा। तो गांव में फैली मलेरिया और हैजा महामारी से रोज 2-3 लाशें उठने लगी थीं। गांव सूना लगता था। दिन में करुण रुदन और हाहाकार का स्वर सुनाई देता था, परंतु रात में सन्नाटा रहता था। लोग रात में अपनी झोपड़ियों में डरे सहमे पड़े रहते थे। माताओं में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत नहीं होती थी। प्रश्न नंबर 3, लुट्टन के बचपन और किशोरावस्था का वर्णन कीजिए। लुट्टन जब 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। नियमित कसरत से किशोरावस्था में ही उसका सीना तथा बाहें सुडैल और मांसला बन गई थीं। तब वह पहलवानों की भांति चलने और कुश्ती भी लड़ने लगा था। चौथा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चित्ता पर चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। ये शब्द लुट्टन पहलवान के जीवन के कौन से पक्ष से उद्घटित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। अपने शिष्यों से लुट्टन पहलवान ने ये शब्द इसलिए कहे थे कि वह जिंदगी में किसी से नहीं हारा, अर्थात जीवन में सदैव संघर्ष करता रहा और बड़े बड़े पहलवानों से भी चित नहीं हुआ। अतः उसके ये शब्द अपने गौरवयुक्त जीवन के उज्जवल पक्ष को ही उद्घटित करने वाले थे, जो कि एक शिष्य द्वारा उसकी मृत्यु हो जाने पर कहे गए थे। प्रश्न नंबर 5, उसने क्षत्रिय का काम किया है। राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे हैं? यहाँ क्षत्रिय के काम का तात्पर्य भी बताइए। राजा साहब ने ये शब्द लुट्टन पहलवान के लिए कहे। कुश्ती में प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को हराने पर राजा साहब प्रसन्न होकर उसे लुट्टन कहकर पुकारने लगे। उसकी जीत पर राजा साहब ने कहा कि उसने क्षत्रिय का काम किया है, अर्थात लुट्टन ने क्षत्रियों के समान पौरुष का प्रदर्शन किया है, इसलिए उसे लुट्टन सिंह कहना ठीक है। प्रश्न नंबर 6, लुट्टन ने शेर के बच्चे चांद सिंह को जब चुनौती दी तो उसका क्या प्रभाव रहा? जब लुट्टन ने शेर के बच्चे चांद सिंह को चुनौती दी और वह अखाड़े में पहुंचा तो सब दर्शकों ने खलबली मच गई। ठीक है, जो सब दर्शक थे खलबली मच गई उन सब में। चांद सिंह उस पर बाज की तरह टूट पड़ा। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकला कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। उस समय लोगों को लगा कि यह चांद सिंह के सामने नहीं टिक सकेगा और वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। प्रश्न नंबर 7, राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। राजा साहब ने लुट्टन को क्या समझाया और क्यों? राजा साहब ने लुट्टन को समझाया कि तुम हिम्मत रखने वाले युवा हो, परंतु शेर के बच्चे से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इसे चुनौती देकर पागल मत बनो। 10 रुपए का नोट लेकर मेला देखो और घर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रश्न नंबर 8, कुश्ती में विजयी होने पर लुट्टन ने क्या किया? कुश्ती में चांद सिंह को चारों खाने चित करके विजयी होने पर लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सर्वप्रथम बाजे वालों के पास गया और उसने ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर वह दौड़कर राजा साहब के पास गया और उन्हें गोद में उठाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। प्रश्न नंबर 9, लुट्टन अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा देता था?
लुटन अपने दोनों पुत्रों को कसरत करने की शिक्षा देता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्वयं ढोल बजाकर पुत्रों को उसकी आवाज का पर पूरा ध्यान देने के लिए कहता था कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ढोल की आवाज से प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। जंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना आदि शिक्षा देता था। प्रश्न नंबर 10, पहलवान लुटन सिंह को राज दरबार क्यों छोड़ना पड़ा, बताइए। बूढ़े राजा साहब की मृत्यु हो जाने के बाद राजकुमार ने विलायत से आकर राज्य शासन अपने हाथों में लिया और बहुत से परिवर्तन किए। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। राजकुमार ने जब पहलवान और उसके पुत्रों को का दैनिक भोजन व्यय सुना तो उसे अनावश्यक बताया। इस तरह लुटन पहलवान को राज दरबार छोड़ना पड़ा। प्रश्न नंबर 6, पहलवान लुटन को राज दरबार दर्शनीय जीव क्यों कहा जाता था, स्पष्ट कीजिए। राजा साहब के पास एक बाघ था। उसे दहाड़ने पर लोग कहते थे राजा का बाघ बोल रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान के गरजने पर लोग समझ लेते थे कि राज दरबार का पहलवान दहाड़ रहा है। लुटन सिंह के से बराबरी करने वाला कोई पहलवान नहीं रह गया था। इसी कारण उसे राज दरबार का दर्शनीय जीव कहा जाता था। प्रश्न नंबर 12, लुटन पहलवान के साहस की परीक्षा कब हुई। लुटन पहलवान अत्यंत साहसी एवं शक्तिशाली था। जब उसने शेर के बच्चे उपाधि वाले पंजाबी पहलवान को कुश्ती लड़ने की चुनौती दी तब उसके साहस की परीक्षा हुई। इसी प्रकार दोनों पुत्रों की एक साथ मृत्यु होने पर उसने शवों को अपने कंधों पर उठाकर नदी में प्रवाहित करने के लिए सारी रात एकाकीपन को बुलाकर ढोलक बजाने पर भी उसके साहस की परीक्षा हुई। प्रश्न नंबर 13, दरबार से जवाब मिलने के बाद लुटन पहलवान ने क्या किया। दरबार से जवाब मिलने पर वह तो उसी दिन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव आ गया। वहीं पर रहकर वह गांव के नौजवानों और चारवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्चा गांव की ओर से बांधा था। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दावपेच वगैरह सिखाने लगा था। प्रश्न नंबर 14, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुटन एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है। कैसे, समझाइए। 9 वर्ष की अवस्था से माता पिता की मृत्यु, तब विधवा सास द्वारा पालन पोषण करने से लुटन का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। गांव में महामारी फैलने पर दंगल में पहलवानों का मुकाबला करने में, बाद में सास व पत्नी की मृत्यु हो जाने और दोनों पुत्रों के शव को स्वयं दफनाने में तथा जीवन तक ढोलक बजाते रहने से लुटन ने जिजीविषा का परिचय दिया है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15, पहलवान की ढोलक कहानी में निहित संदेश एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इस कहानी में यह उद्देश्य निहित है कि कलाकार कभी परायाचित नहीं हो सकता। सभी को कलाओं का संरक्षण देना चाहिए। जिजीविषा एवं जीवित वाले व्यक्ति समाज को आपदाओं से मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। कला का सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व रहता है। कला एवं कलाकार को सदैव सम्मान मिलते रहे। अब बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 1 है, ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार की संजीवनी बढ़ती थी। पठित कहानी पहलवान ढोलक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ढोलक की आवाज से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। गांव में महामारी से पीड़ित अधमरे से लोग की नसों में एक उत्तेजना सी फैल जाती थी। बच्चे बूढ़े जवान सबकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य और उत्साह नाचने लगता था। यद्यपि मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में जीते जी मौत का भय सताना बंद कर देता था। इस आधार पर वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार ढोलक की थाप उनके जीवन के कष्ट को कम करने में सहायक होकर संजीवनी बढ़ती थी। प्रश्न नंबर 2, पहलवान की ढोलक कहानी में व्यक्त सामाजिक विसंगतियों को स्पष्ट कीजिए। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है। इस कहानी में सामाजिक व्यवस्था बदलने के साथ
लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी पहलवान से जुड़ी पहलवानी का खेल पहले मनोरंजन का माध्यम हुआ करती थी। राजा व्यवस्था में खेल एवं पहलवानों को पूरा सम्मान मिलता था, जिससे कलाकार का जीवन यापन होता था। लेकिन बदलती व्यवस्था के कारण लोक कलाएं लुप्त हो जा रही हैं। लोक कलाएं हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। इसी संस्कृत का लोक कलाकार के भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी सभी की है। खासकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का समुचित लाभ इनको मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं मिल पाता और ना ही सामाजिक स्तर पर इन्हें प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र पहलवान के चरित्र पर प्रकाश डालिए। या फिर अथवा में इस तरीके से लिख सकते हैं, पहलवान की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। पहलवान लुट्टन सिंह ने ढोलक की आवाज से प्रेरित होकर चांद सिंह नामक पहलवान को हरा दिया था। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपने दरबार में रख लिए। पहलवान के 2 पुत्र थे, उन्हें उसने दंगल संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया। राजा की मृत्यु के पश्चात पहलवान को अपने गांव लौटना पड़ा, जहां पर नौजवानों व चारवाओं को कुश्ती सिखाने लगा। पहलवान का बड़ा ही साहसी, हिम्मत वाला, धैर्यवान था। गांव में फैली बीमारी में भी वह ढोलक की तान से जीवंत भर देता था। उसकी ढोलक की तान से सारी विपत्तियां को माने चुनौती देती थी तथा भीषण समय में गांव वालों के संयम व धैर्य प्रदान करती थी। पहलवान की ढोलक को ही अपना गुरु मानते थे। जीवन के अंतिम समय तक वह ढोलक बजाता रहा। पहलवान ने मरने से पहले अपने शिष्यों से कहा कि उसे चिता पर पेट के बल लेटाएं, क्योंकि वह कभी दंगल में पीठ के बल चित नहीं हुआ था और अग्नि देते हुए समय ढोलक बजाते रहे। स्पष्ट होता है कि पहलवान निर्भीक, धैर्यवान, साहसी, हिम्मती तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, पहलवान की ढोलक में लेखक आंचलिक भाषा को महत्व दिया है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने लोकगीत, लोककथा, लोक संस्कृति, लोक भाषा के आधार पर इस कहानी की रचना की है। किसी भी प्रदेश या अंचल में प्रचलित संस्कृत भाषा वेशभूषा संबंधी रचना आंचलिक कहती है। इसकी भाषा अंचल विशेष से प्रभावित है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। गांव वालों की आपसी बातचीत में निश्चित शब्दावली का प्रयोग है। संस्कृत निश्चित शब्दावली जैसे वज्रपात, अनावृष्टि, प्रभात, दृष्टिगोचर आदि अंग्रेजी टेरिबल, हैरिबल, देश तनी, मन काहे, ले आवे डेढ़ सरे, दुलाहिनी, लंगोटी आदि लेखक ने भाषा में चित्रमता का प्रयोग अधिक किया है। भाषा प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। विशेषणों का भी सुंदर प्रयोग किया है। भाषा की सार्थकता को बोली के साचार्य से पुष्ट किया है। प्रश्न नंबर 5 और ये है हमारा अंतिम प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कहानी में व्यवस्थाओं में परिवर्तन के पश्चात समस्याओं को स्पष्ट किया गया है। बदलते समय में लोक कला और कलाकार अप्रसंग हो जाते हैं। उनका घटता महत्व संस्कृति दृष्टि से चिंताजनक है। प्रस्तुत कहानी में राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था को आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया को छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान के लोक कला के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली कठोर भूमि पर पटक देती है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाएं। रखने हेतु सबकी क्या भूमिका है, ऐसे में कोई प्रश्न उत्तर करना इसी कहानी का उद्देश्य है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि है बेसिकली फणीश्वर नाथ रेणु के कृतित्व पर। ठीक है, उनके कृतित्व पर हमें प्रकाश डालना है। कृतित्व प्रकाश डालने का मतलब है कि हमें बेसिकली उनके बारे में लिखना है। तो हम यहाँ पर उनका लिखेंगे। हिंदी साहित्य में रेणु आंचलिक एक उपन्यास कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगौन में हुआ। इनका जीवन उतर चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मेला, आंचल, प्रति परिक्रथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास है, ठुमरी, अग्नि को रात्रि की महक कहानी संग्रह, क्षण जलधन, जल वन तुलसी की गंध संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज आदि है। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। अप्रैल 1977 को पटना में इनका निधन हुआ। तो यहाँ पर जी हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट कैसे हो, क्योंकि हमने पहली वीडियो में इसका किया हमने समरी कर ली।
और आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, इसके क्वेश्चन एंड आंसर कर लिए। अब इसकी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हमारी आए थर्ड वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं, अगर वो बनेगी तो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड।